कह रही थी, अरे कहाँ गए सब, जल्दी आओ, चिराग की दुल्हनी आ गई। अरे अरे बाजा बजाओ, कोई सुनता क्यों नहीं। अरे फूल कहाँ रख दिए, बहू रानी का स्वागत करना है। गुड़िया आरती की थाली ले आ, तेरी भाभी की आरती करनी है। सोनाक्षी ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी कि उसकी ससुराल में कितनी धूमधाम से उसका स्वागत हो रहा है। चिराग की माँ रामवती जानती थी कि उसके बेटे की दुल्हनिया बहुत रईस परिवार से आ रही है, इसलिए वह उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। रामवती सारी रस्में करने के बाद सोनाक्षी को अंदर ले जाने लगी। तभी उसे याद आया कि अभी तो बाहर एक गाड़ी दहेज के सामान से भरी खड़ी है। अरे कहाँ गए सबके सब, ये गाड़ी से सामान उतरवा कर अंदर हॉल में लगा दो। उस सामान में मेरा एक बक्सा भी है मम्मी जी, उसे हमारे कमरे में रखवा दीजिए। अरे कोई पहले गाड़ी से तो उतारे। सारा सामान उतर गया, वह बक्सा भी उतर गया जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। उसे देखकर रामवती का माथा ठनका। वह सोचने लगी, भला ये भी कोई बात हुई। हाँ, यहाँ कोई चोर उचक्के बसते हैं जो बक्से में ताला लगा कर दिया है। उस बक्से को देखकर सोनाक्षी की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं कोई उसे खोल कर देख ना ले। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, किसी भी सूरत में मेरा बक्सा नहीं खुलना चाहिए, इसकी हिफाजत करना भगवान। चिराग, ये बक्सा कमरे में भिजवा दो। सोना, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी नजर इसी बक्से पर है। ऐसा क्या लाई हो इस बक्से में? इस बक्से में वो ऐसा कुछ खास भी नहीं है। चलो रहने दो, बाद में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रामवती ने सारा दहेज का सामान देखा तो बहुत खुश हुई। सोनाक्षी के जितना दहेज अभी मोहल्ले पड़ोस में कोई बहू नहीं लाई थी। तभी रामवती की नजर उस बक्से पर गई और वह बोली, बहू, बक्से की चाबी गुड़िया को दे दो। हमारे यहाँ बहू का बक्सा खोलने की रस्म होती है और वह रस्म ननद करती है। गुड़िया, अपनी भाभी से चाबी लेकर बक्सा खोल दो। कैसी रस्म मम्मी जी? ये बक्सा तुम्हारी ननद खोलेगी और इसमें से जो भी कपड़ा गुड़िया पसंद करेगी ना, वह उसका ही होगा। सोनाक्षी मन ही मन सोचने लगी, कपड़े होते तो पूरा बक्सा ही पकड़ा देती, लेकिन इसमें जो है वो देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? अरे इतना क्यों सोच रही हो बहू, चाबी दे दो गुड़िया को। मम्मी जी, मैं चाबी घर पर ही भूल आई, और वैसे भी उसमें कपड़े नहीं है, मेरी ज़रूरत का कुछ सामान है। सोनाक्षी डर के मारे सारी बात एक ही सांस में बोल गई और उसके बाद तो उसने राहत की सांस ली। चलो कोई बात नहीं। चिराग, ये बक्सा उठाकर अपने कमरे में उठाकर ले जा। सोनाक्षी की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जब सोनाक्षी अपने कमरे में गई तो सबसे पहले उसने वह बक्सा अलमारी के ऊपर छिपा कर रख दिया। अगली दोपहर, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ से कुछ मीठा बना लो। सोनाक्षी खाना बनाना तो जानती थी मगर खाना नहीं। उसे तो मैगी के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था और इस समय तो उसे मैगी की बहुत जोर से तलब लगी थी। वह झटपट खीर बनाकर कमरे में गई, बक्से से मैगी निकाली और अपनी दहेज में मिले बिजली के चूल्हे पर बनाकर कमरे में ही खा ली। अब जाकर उसे कहीं सुकून सा मिला। उसके बाद वह रसोई घर में गई और सबके लिए खाना बनाकर परोस दिया। सोना, तुम्हारा खाना कहाँ है? तुमने अपनी थाली नहीं लगाई? वो दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। इस तरह दिन सप्ताह बीतने लगे। सोनाक्षी किसी को खाना खाती नजर ही नहीं आती। एक दिन रामवती गुड़िया से बोली, अपनी भाभी से कुछ सीख ले, वह बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती है, खाना भी पता नहीं खाती है या नहीं, फिर भी मजाल जो शरीर में जरा भी आलस हो। और एक तू है, पूरे दिन खाती है, फिर भी तुझे काम करने के नाम से ही थकान हो जाती है। माँ, बात में कुछ राज है। कैसा राज?
हम लोग भाभी को कभी खाना खाते नहीं देखते, लेकिन उनके कमरे से हमेशा खाने की खुशबू आती है। ये बात तो है गुड़िया, लेकिन चिराग भी ऑफिस से खाली हाथ आता है, तो वो कमरे में क्या खाती होगी? माँ, हमें भाभी की निगरानी रखनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि वे रसोई से कब, क्या और कितना खाती हैं। भला इतने दिन कोई बिना खाना खाए इतना चुस्त कैसे हो सकता है? और देखो, उनके शरीर में जरा भी कमजोरी नहीं है। उस दिन के बाद वो दोनों माँ बेटी घर में रोटियां गिन कर रखने लगी, लेकिन ताज्जुब था कि उनके घर में खाने का कोई भी सामान जरा भी कम ही नहीं होता। एक दिन गुड़िया ने खिड़की की दरार में से झांक कर देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से बक्सा उतारा। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोनाक्षी मैगी खाकर सबूत मिटा चुकी थी, लेकिन जब दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकली तो उसने जोर से डकार ली। रामवती और गुड़िया को बाहर खड़े देख वह डर गई। अरे बहू, ये रंग कैसे उड़ा सा है? और कहीं तुम्हारा पेट तो खराब नहीं? बिना कुछ खाए डकारे मार रही हो। चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है। सोनाक्षी जल्दी से रसोई समेटने में लग गई। एक दिन गुड़िया ने फिर से दरवाजे की दरार से देखा कि सोनाक्षी ने अलमारी के ऊपर से वही बक्सा उतारा है, लेकिन उसके बाद वह उसमें क्या करती है कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मन में बहुत से सवाल उठे कि ऐसा इस बक्से में क्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहीं कोई जादू वादू तो नहीं? जादू सोचते ही गुड़िया का तो दिमाग झंझना उठा और वह दौड़कर रामवती के पास पहुंची और बोली, माँ, मानो या ना मानो, भाभी के बक्से में जादू है, वरना बिना तले भुने पकाए भाभी क्या खा सकती हैं? अब तो मुझे भी डर लगने लगा है गुड़िया, कहीं बहू कोई जादूगरनी तो नहीं? हाय माँ, भैया से भी पूछो उस बक्से में क्या है। पागल हो गई है क्या? उसे लगेगा कि मेरी उसकी बीवी के दहेज पर नजर है। चल एक काम करती हूँ, बहू को कुछ देर के लिए कहीं भेजकर उसका वो बक्सा खोल कर देखती हूँ। हाँ, पर उसकी चाबी तो भाभी मायके में बताती है। झूठ बोलती होगी, वरना रोज बक्सा उतार कर उसमें क्या करती होगी? इसके पर्स में होगी, ढूंढना पड़ेगा। एक दिन सोनाक्षी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उस समय चिराग घर में ही मौजूद था, इसलिए वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। अब रामवती और गुड़िया के पास अच्छा मौका था बक्सा खोलने का। उन दोनों ने सब जगह चाबी ढूंढी, लेकिन चाबी सोनाक्षी के मेकअप बॉक्स में मिली। गुड़िया ने बक्सा उतारा। रामवती ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें तो मैगी है। क्या? मैगी? सत्यानाश! खोदा पहाड़ निकली चूहिया। भला मैगी भी कोई इतने जतन से ताले में छिपा कर रखता है क्या? तभी सोनाक्षी आ गई और अपनी पोल पट्टी खुलते देखकर चौंक गई। वह कहने लगी, वो आपको मैं बताने ही वाली थी कि अब सारा माजरा समझ आ गया बहू। जिस बक्से को हम जादू का पिटारा समझते थे, वह तो मैगी का भंडार है। और ये सब तो मायके से लाई थी। तभी तो कहूँ कि बहू रानी खाना क्यों नहीं खाती? क्या तुम्हें यहाँ मैगी नहीं मिलती? मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं मैगी की बहुत दीवानी हूँ। इसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं मैगी खाना छोड़ दूँ, वरना ससुराल वाले मुझे कामचोर समझेंगे और दुनिया भर की बातें सुनाएंगे। इसीलिए मैं मैगी इस बक्से में छिपा कर लाई थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं हद से ज़्यादा मैगी खाती हूँ। लेकिन सोना, अब तुम्हें मैगी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर ने तुम्हारी आंतों में सूजन बताई है। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू रानी मैगी की दीवानी है, तो भला मैं उसे खाने के लिए क्यों मना करती? आखिर बहू भी तो मेरी बेटी है। बेटी, जब मन करे तब खाना, लेकिन इतना कि शरीर को नुकसान न दे, और छिपा कर तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं।
हमेशा खुश रहो बहुरानी, मैगी की दीवानी। एक दिन रिया को रास्ते में उसे अपने पुराने मकान मालिक की बेटी अर्पिता दिखाई दी। तो रिया ने कहा, दीदी नमस्ते। अरे रिया, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी तुम्हें पता है मेरी मम्मी मर गई। अर्पिता एकदम से हैरान और परेशान होकर उसे देखती रही और बोली, ये क्या कह रही हो रिया? हाँ दीदी, मम्मी मर गई। क्या हुआ उन्हें? ऐसा कब हुआ? शायद वह नहीं जानती थी कि यह बात कैसे बतानी चाहिए। वह मायूसी से बोली, दीदी मम्मी को पीलिया हो गया था। क्यों रिया, इलाज नहीं कराया मम्मी का? डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए कहा था दीदी, पर पापा के पास पैसे ही नहीं थे। सच में उसकी बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। भाई अभी सुधरा या नहीं? नहीं दीदी, बहुत नशा करता है, मुझे और छोटी बहन को मारता भी है। तो तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते? दीदी पापा रिक्शा चलाने चले जाते हैं, उनके सामने कुछ नहीं कहता। उफ, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब कहाँ रहती हो? जब से आपका मकान खाली किया है ना, तब से रेलवे लाइन के पीछे झुग्गी डालकर रहते हैं। पढ़ती हो? हाँ दीदी, 10वीं कक्षा में हूँ। छोटी बहन और भाई भी पढ़ रहे हैं। फीस के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दीदी सुबह स्कूल चली जाती हूँ, दोपहर में घर का काम करती हूँ और शाम को कुछ घरों में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कुछ पापा भी कमाते हैं, सब खर्चा निकल आता है। अच्छा, अभी चलती हूँ, अभी देर हो रही है, जब समय मिले घर आना। रिया घर आ गई। आकर घर का काम किया। जब उसे कुछ समय मिला तो वह बैठकर अपनी छोटी बहन को बताने लगी, प्रिया, आज पता है अर्पिता दीदी मिली थी। अच्छा दीदी, जब से शादी हुई है तब से देखा ही नहीं उनको। पता है बहुत बड़ी वकील बन गई है दीदी। रिया का भाई कुणाल बोला, उठ खड़ी हो, चाय बना। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगी अभी, थोड़ी देर बाद बना दूंगी। कुणाल ने उसके बाल खींचकर उसे उठाया और बोला, मना करेगी मेरे काम को? रिया रोने लगी और कहने लगी, मम्मी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते भैया। मैं स्कूल जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, दूसरों के घर भी झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, और तुम मुझे फिर भी मारते हो। आने दो, आज पापा को तुम्हारी सारी शिकायत करूंगी। पापा की बेटी, जब तूने जुबान खोली तब देखना। ये कहता हुआ कुणाल बाहर निकल गया। रिया के पापा महेश रिक्शा चलाकर शाम को घर आते हैं और रिया को आवाज देते हुए कहते हैं, रिया, ओ रिया, रिया बेटा पानी दे जरा, बड़ी प्यास लगी है। रिया पानी ले आई। वह बहुत उदास थी। महेश ने उससे पूछा, प्रिया और नकुल कहाँ हैं? और कुणाल? पापा, प्रिया और नकुल सो गए हैं और कुणाल भाई बाहर ही होंगे। तू इतनी उदास क्यों है रिया? क्या अपनी मम्मी की याद आ रही है? पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बता रिया। पापा, आप तो दिन में रिक्शा चलाने जाते हैं, पीछे से भैया मुझे मारते हैं। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। पापा, भाई नशे में चूर होते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। आप रहने दो, वो आपसे भी लड़ बैठेंगे। तेरी मम्मी के बाद सब बर्बाद हो गया। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तेरी शादी कर सकूं। तुझे अपने आप को और अपनी छोटी बहन को संभाल कर रखना होगा। पापा, आप चिंता न करें,
मैं अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल अच्छे से रखूंगी। लेकिन कुणाल भाई बिगड़ चुके हैं। चारों तरफ बदनामी होती है कि वे नशा करते हैं। बेटी, तुम तीनों पढ़ो लिखो और काबिल बनो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। पापा, मैं बेशक एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बदनामी हो। मुझे तुझ पर गर्व है। समय बीतने लगा। रिया ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। खुद भी पढ़ती और साथ में अपने छोटे भाई को भी पढ़ाती। लेकिन कुणाल की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वह शराब पीकर रिया के साथ मारपीट भी करता था। एक दिन अब रिया अर्पिता के पास गई। अर्पिता ने उसका हालचाल पूछा तो रिया रो पड़ी। क्या हुआ रिया, मुझे चुप होकर बताओ तो। दीदी, अगर मम्मी जिंदा होती तो मैं उन्हें ये सब बताती। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, मुझे बता सकती हो। दीदी, कुणाल भाई की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पापा कुछ कहते हैं तो पापा को भी मारने दौड़ते हैं। अब की बार वह कुछ करे तो मुझे बताना, मैं उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दूंगी। और सुनो, हमारे यहाँ कुछ छोटे बच्चे हैं, तुम उन्हें ट्यूशन पढ़ा दो। उससे तुम्हें किसी के घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दीदी, मैं कल से पढ़ा दूंगी, आप भेज देना। रिया के दिल में अर्पिता ने एक उम्मीद जगाई। वह बहुत खुश थी। उसने दूसरों के घर काम करना बंद कर दिया। अब वह बच्चों को ट्यूशन देने लगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी खूब आमदनी होने लगी। 12वीं करने के बाद अर्पिता ने रिया को अपने पास कचहरी में ही नौकरी दिलवा दी। अब वह नौकरी भी करती और साथ में पढ़ाई भी। अपने बड़े भाई से तंग आकर उसने अर्पिता दीदी की मदद से उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया। अब सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। गरीबी के बादल छटने लगे। 2-3 सालों में ही काया पलट होने लगी। कई सालों के संघर्ष के बाद रिया अब सरकारी वकील बन चुकी थी। रिया अपने पापा से बोली, पापा, अब आप रिक्शा नहीं चलाओगे। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। प्रिया और नकुल को भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि बैठकर खाऊं। कोई कहेगा कि बेटी की कमाई खा रहा है। पापा, आपने हमें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, कोई क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोच रही हूँ आपकी एक दुकान खुलवा दूँ, फिर यहीं बैठे हुए काम कर लेना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं रिया की मुलाकात उसके सहकर्मी अक्षत से होती है, जो रिया को बहुत पसंद करता है। एक दिन वह रिया से कहता है, रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्षत, आप ये जानते होंगे कि मैं वकील हूँ। बहुत संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे वकील बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सच तो ये है कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले गरीब बाप की बेटी हूँ। आपको आपके लेवल की और लड़कियाँ मिल जाएंगी। मेरे पापा दहेज दें, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। अभी मेरे सिर पर मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी भी है। रिया, तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हारे इसी संघर्ष के कारण मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। यहां ऑफिस में सब लोगों ने बताया कि तुमने किस तरह ये सफलता हासिल की है। और रही बात तुम्हारे भाई बहन की, वो जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी होंगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अक्षत को अपने पापा से मिलवाया। महेश ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अक्षत से कहा, बेटा, ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जान है। इसका हमेशा ख्याल रखना। अक्षत बोला, पापा जी, शादी के बाद हम सब लोग साथ ही रहेंगे। देख लीजिएगा मैं आपकी बेटी का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा।
रिया और अक्षत की शादी हो गई और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। गरीबी की वजह से बहुत सी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ बेटियां अपना मुकद्दर बदल देती हैं और पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की भी गरीबी मिटा देती हैं। रीना एक बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण रीना को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। रीना 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ रीना, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। रीना ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल रीना के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी। रीना अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शे या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे उनकी जो कमाई होती, उससे उनका गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन रीना के माता पिता रीना को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। उस दिन रीना क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने रीना को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, रीना, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है। तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं। मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। रीना के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन रीना किसी से कुछ नहीं कहती। रीना स्कूल से पैदल घर आ गई। घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीजें फिर से रिवीजन की। पढ़ाई से जो वक्त मिलता था, रीना उस समय में सब्जी बेचने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रीना ने 5वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर रीना ने ये बात अपने माता पिता को बताई। रीना बेटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। देखना, एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन बाबा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। रीना के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे नई किताबें ला कर देते, इसलिए रीना अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार रीना ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी थी। रीना की बात सुनकर किशोर परेशान हो गया। किशोर को इस तरह से परेशान देखकर रीना की माँ तारा ने रीना से कहा, रीना बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? पढ़ाई से। तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता। नई किताब में जो बातें लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी, इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। रीना इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताब सस्ते दाम में खरीद लेती है। रीना की पुरानी किताब देखकर उसकी सहेलियां हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। रीना, नई क्लास में भी फटी हुई किताब? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। मेरी किताब पुरानी और फटी है तो क्या हुआ? देखना, मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। रीना इस बार और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रीना अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वो कभी अपने माता पिता से किसी चीज की डिमांड नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वो लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय, चल रीना, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है। पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिली पनीर रखे थे। अरे वाह, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। पिंकी का लंच देखकर रीना अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कीर्ति भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। कीर्ति, तू आज लंच में क्या लाई है? कीर्ति ने अपना लंच बॉक्स खोला।
आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह रीना, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। मैं आज लंच नहीं लाई, लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था। तूने उसे वापस क्यों रख दिया? पिंकी ने रीना के बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया। दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटी रखे हुए थे। अरे रीना, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम लोग अपना खाना खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। रीना को पिंकी की ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। रीना इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आए, लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक दिन रीना के बाबा, रीना अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है। वो अब बड़ी हो रही है। उसके पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं समझता हूँ रीना की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। अगर इस बार रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। रीना के बाबा, मैं सोच रही थी कि रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ। आप भी सब्जियां बेचने बाजार चले जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। इससे 2 पैसे ज्यादा आएंगे और रीना की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है रीना की माँ, ऐसा ही कर लो। कम से कम रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था। उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का 2 टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना 7वीं से 8वीं और 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। रीना बेटिया, तू अब 10वीं कक्षा में आ गई है। खूब ध्यान से पढ़ाई करना। तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। रीना खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का रीना सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी रीना के हौसले को तोड़ता नहीं, बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। रीना, ये ले, दही चीनी खाकर जा, परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। रीना ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। रीना ने अपने टूटे हुए जूतों को उतारकर हाथों में ले लिया और खाली पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रीना के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। रीना ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी। दूसरे दिन वो अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से रीना ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में, रीना, तुम बहुत होनहार और मेहनती हो। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है।
तुम इस स्कूल में ही नहीं पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में अव्वल आई हो। देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने रीना और पूरे क्लास को अखबार में रीना की फोटो दिखाई। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सब सुनकर रीना बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा थे। सबने बारी बारी से रीना का इंटरव्यू लिया। रीना की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। रीना ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया, जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गांव जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि काम्या की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम्या के माता पिता ने उसे वापस गांव बुला लिया। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ, तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। कितनी अच्छी मटन की खुशबू आ रही है। यहाँ जी भर कर मटन खाऊंगी। काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम। आपकी दुकान की सबसे स्पेशल नॉनवेज क्या है? मैम, आप मटन हांडी ट्राई करो। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। जी मैम। वेटर काम्या को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। काम्या सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। दरअसल काम्या के घर में नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। लेकिन काम्या को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज रोज मटन चिकन खाने की लत लग गई थी। उसे एक दिन भी मटन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन काम्या को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब काम्या घर लौटी, आ गई बेटी? हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। काम्या तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और काम्या अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ऑर्डर करके मटन और चिकन मंगाया और छिप छिप कर खा लिया। लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू काम्या और बेटे अरुण की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। काम्या घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर काम्या मन ही मन सोचती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मेरा तो मटन सीख कबाब खाने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में इतने लोग हैं, अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में काम्या को नमकीन और मिठाइयों से काम चलाना पड़ा। रात के खाने में भी उसे वेज खाना खाने को मिला। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मटन चिकन के बिना काम्या के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। क्या बात है काम्या, तुम कमजोर क्यों लग रही हो? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना तो मिल रहा है ना? बहू, कहीं तू शर्म के मारे आधा पेट खाकर तो नहीं रह जाती? नहीं माँ जी, शर्म किस बात की, वो शादी की रस्मों में थक गई थी ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, तो तू आराम कर। वैसे भी तुझे घर के काम नहीं करने हैं, घर में नौकर तेरे लिए तो है।
तुझे जो चीज चाहिए रामू से मांग लेना। जी माँ जी। काम्या मन ही मन सोचती है, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी मुझे मटन चिकन खाने को नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, रामू से कहती हूँ मेरे लिए मटन और चिकन ले आए। रामू काका, आप आज बाजार जाओगे ना? मेरे लिए कुछ सामान ला दोगे? हाँ बहू रानी, क्या सामान लाना है? हम जरूर ला कर देंगे। काम्या एक कागज के टुकड़े पर उसे एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिख कर देती है और कहती है, ये पैसे रख लो, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है, वो मेरा ऑर्डर आपको पैक करके आपको दे देंगे। आप ये पैसे उन्हें दे देना और मेरा ऑर्डर ले आना, लेकिन हाँ, घर में किसी को कुछ बताना मत। बहू रानी, क्या घर का खाना आपको पसंद नहीं आता? आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दो, मैं घर पर ही बना दूंगा। बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। रामू काका, आपसे जितना कहा है उतना ही करो, आप यहाँ से जाओ। रामू काम्या से कुछ नहीं कहता है और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में काम्या के लिए मटन कोरमा और चिकन शामी कबाब पहले से पैक करके रखा हुआ था। रामू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑर्डर उठाकर घर आ जाता है। वो चुपके से काम्या के कमरे में जाकर उसे उसका ऑर्डर डिलीवर कर देता है। काम्या अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मटन और चिकन का स्वाद लेने लगती है। आहा, कितने दिन के बाद मुझे मटन और चिकन खाने को मिला है, आज मेरा पेट भरा है। काम्या ने जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लिया। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इतने में बाहर से कविता उसे आवाज लगाने लगती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। काम्या बहू, काम्या बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल चल, खाना टेबल पर लग गया है। उफ़ो, माँ जी को भी अभी आना था, अब क्या करूं? माँ जी हड्डियां देखेंगी तो गजब हो जाएगा। परेशान काम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है। वो सारी हड्डियां खिड़की से बाहर फेंक देती है और कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी खिड़की के पास कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और हड्डियों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी, सब खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं और ये कमरे से कैसी बदबू आ रही है कि बाहर कुत्ते शोर क्यों मचा रहे हैं? बदबू? कैसी बदबू माँ जी? खिड़की खुली है ना, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी कचरा उठाने, उसी की बदबू होगी। कुत्ते भी इसी कारण शोर मचा रहे होंगे। और माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? वो मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चल उन्हें वीडियो कॉल कर ले। जी माँ जी। कविता वहां से चली जाती है। काम्या सोचती है कि सास को अभी तो टाल दिया, लेकिन रोज रोज रामू काका से नॉनवेज मंगवाया तो कहीं घर में किसी को पता न चल जाए। रोज रोज मटन चिकन खाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। काम्या थोड़ी देर सोचती है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, रोज बाहर निकलने का मौका मिलेगा और इसी बहाने रोज मटन चिकन भी खा लूंगी। मैं आज ही अरुण से बात करती हूँ। उस दिन जब अरुण ऑफिस से घर आता है तो काम्या उससे अपनी जॉब की बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है काम्या, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। अरुण और काम्या कविता और महेंद्र से बात करते हैं। वो दोनों भी काम्या के जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। काम्या अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज मटन और चिकन खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद काम्या को जॉब मिल जाती है। काम्या अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। काम्या कभी घर से लंच नहीं ले जाती थी और रोज रोज रेस्टोरेंट में जाकर मटन और चिकन खाती थी। एक दिन, काम्या बहू, तू लंच लेकर ऑफिस क्यों नहीं जाती? सारा दिन भूखी रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं लंच नहीं ले जाती। अगर लंच ले गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगा। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर काम्या रोज रोज मटन और चिकन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी मटन और चिकन खाने में खत्म हो जाती। धीरे धीरे काम्या का वजन बहुत बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच न करने के बाद भी वो इतनी मोटी कैसे हो रही है। एक दिन काम्या ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर मटन और चिकन खा रही थी कि तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दी। अरुण, कविता और महेंद्र भागे भागे अस्पताल आए। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया और कविता से कहा, लगता है आपकी बहू रोज रोज मटन चिकन खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और इनका बीपी भी बहुत हाई है। इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, तभी इनकी सेहत सुधर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बेचारी मेरी बहू तो दिन में खाना भी नहीं खाती है, वो चिकन मटन कैसे खा सकती है? देखिए, ये रोज मटन चिकन खाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट कह रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज छिप छिप कर मटन चिकन खाती थी,
लेकिन अब कभी उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी। काम्या की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से इसके लिए माफी मांगी और कभी मटन चिकन ना खाने की कसम खाई। Please subscribe this channel. सुहानी और केशव की शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और विदाई का समय हो आया था। सुहानी कमरे में बैठी अपनी सहेलियों से हंसी मजाक कर रही थी कि तभी उसकी माँ सरला आकर कहती है, सुहानी बेटी, विदाई का समय हो गया है, अब बातें बातें छोड़ और ससुराल जाने की तैयारी कर। अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्यों मचा रही हो? बेटी को भूखी ही विदा कर दोगी क्या? नहीं बेटी, खाना खिला कर विदा करूंगी। चल रही सीता, जा सुहानी के लिए खाना लेकर आ। ओ माँ, तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो, भूल गई क्या मैंने अपने खाने के लिए क्या स्पेशल बनवाया है? मुझे याद है तेरी स्पेशल डिश, ठहर अभी लेकर आती हूँ। सरला एक प्लेट में स्पेशल हरी मिर्च के तीखे पकौड़े और खजूर की मीठी चटनी लेकर आती है। मिर्च के तीखे पकौड़े देखते ही सुहानी के मुंह में पानी भर आता है और वह जल्दी जल्दी पकौड़े खाने लगती है और कहती है, पकौड़े तो सचमुच बहुत अच्छे बने हैं माँ। जी भर कर खा ले और सुन, ससुराल जाकर यह तीखा खाने का शौक भूल ही जाना। हाँ, सुहानी से ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता माँ। ससुराल की रसोई में पैर तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत न डाल दी तो मेरा भी नाम सुहानी नहीं। वो तो मुझे पता ही है, तू तीखा खाने से कभी बाज नहीं आने वाली। सुहानी को तीखा खाने का बहुत अधिक शौक था। घर में भले कुछ भी बना हो, मगर तीखा खाए बिना उसका पेट भरता ही नहीं था। अपने इसी शौक के चलते उसने हरी मिर्च की ढेर सारी रेसिपी सीख रखी थी। ससुराल आने पर सुहानी जैसे ही रसोई में पैर रखती है, अपनी पसंद की तीखी चीज बनाने के बारे में सोचने लगती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ जो सबको पसंद आए, पर क्या बनाऊं? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ, सबको पसंद आएगा। यही सोचकर सुहानी हरी मिर्च वाली तीखी कढ़ी और चावल बनाती है, मगर जैसे ही उसका पति केशव, ससुर महेश और सास गोमती खाने बैठते हैं तो उनका तो मुंह ही जलने लगता है और वे बेचैन हो उठते हैं। महेश कहता है, अरे ये क्या बना दिया बहू, गोमती जल्दी से पानी दो भाई। ओह, इतनी तीखी कढ़ी, लगता है मुंह में आग जल उठी है। बहू, इतनी तीखी कढ़ी क्यों बनाई? कुछ मीठा नहीं बना सकती थी क्या? हाय, कढ़ी भले थोड़ी तीखी है, पर है बहुत स्वादिष्ट। जरा खाकर तो देखो माँ जी। क्या खाक स्वादिष्ट कढ़ी है? हमसे इतना तीखा नहीं खाया जाता। जाओ, कुछ मीठा बना कर ले आओ। उस दिन के बाद सुहानी सबको उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, मगर अपने लिए कुछ तीखा जरूर बनाती। कभी मिर्च भज्जी तो कभी मिर्ची वड़ा, या फिर भरवा मिर्च बेसन में डुबोकर फ्राई कर लेती और चटनी या सॉस के साथ चटकारे ले लेकर खाती और कहती, हाँ, मसालेदार मिर्ची वड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सुहानी की सास गोमती को उसका रोज रोज तीखा खाना अच्छा तो नहीं लगता, मगर फिर भी वह उसे तीखा खाने से मना नहीं करती। गोमती सोचती, राम जाने बहू रोज रोज इतना तीखा कैसे खा लेती है, इसका तो पेट भी खराब नहीं होता। पर देखना, किसी न किसी दिन जरूर खराब हो जाएगा। हाँ, तब यह अपने आप ही तीखा खाना छोड़ देगी। एक दिन सुहानी बाजार से मोटी मोटी हरी मिर्च लेकर आती है और उनमें खट्टा मीठा मसाला भरकर हरी मिर्च का अचार बनाती है। केशव काम से घर आता है तो सुहानी उसे खाने में भरवा मिर्च का अचार देती है। यह भरवा मिर्च का अचार है, इसे खाओगे तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ। ओह सुहानी, तुम तो जानती हो मैं तीखा नहीं खाता, फिर भी खाने को क्यों कह रही हो? मैं खाने को कहाँ कह रही हूँ केशव, मैं तो चखने को कह रही हूँ। स्वादिष्ट लगे तो खा लेना, वरना मत खाना। सुहानी के ये कहने पर केशव भरवा मिर्च को चखता है तो हैरान ही रह जाता है।
उसे भरवा मिर्च का तीखे के साथ साथ खट्टा मीठा स्वाद बड़ा ही लाजवाब लगता है। वह कहता है, अरे वाह सुहानी, तुम्हारी भरवा मिर्च तो वाकई कमाल की है। इसने तो खाने का जायका ही बढ़ा दिया। ज्यादा तीखी तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ पिताजी और अम्मा को भी खिलाओ ये भरवा मिर्च, देखना खुश हो जाएंगे। केशव को भरवा मिर्च की इतनी प्रशंसा करते देख महेश ने कहा, अरे ऐसा क्या है इस भरवा मिर्च में जो तू इतना खुश हो रहा है? खुद ही खाकर देख लो पिताजी। ठीक है तो दिखा बहू एक मिर्च। लो पिताजी। महेश सुहानी से मिर्च लेकर चखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो जरा भी तीखी नहीं है। इसका खट्टा मीठा जायका तो बड़ा अच्छा है भाई। रहने दो, क्यों झूठी तारीफ कर रहे हो? इतनी मोटी मिर्च क्या तीखी नहीं होगी भला? हाँ। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो खुद चक्कर देख लो गोमती। हाँ हाँ, लाओ दिखाओ। फिर गोमती भी भरवा मिर्च का स्वाद चखती है तो वह भी सुहानी की तारीफ करने लगती है और कहती है, बहू तेरी भरवा मिर्च तो सच में बड़ी स्वादिष्ट है। आज पहली बार तीखा खाने में आनंद आ रहा है। तेरे इस लाजवाब मिर्ची अचार के बारे में तो मैं पास पड़ोस की सब औरतों को बताऊंगी। हाँ। गोमती सुहानी का भरवा मिर्च का अचार अपनी मुंह लगती जिस भी पड़ोसन को चखाती वही उसकी बड़ाई करने लगती। सुषमा को तो सुहानी का वह अचार इतना अधिक पसंद आता है कि वह उसे अचार बनाने का ऑर्डर दे देती है। सुहानी बहू, मेरे बड़े भैया नरेन की शहर में अचार की बहुत बड़ी दुकान है। तुम उनके लिए 10 किलो अचार बना दो। यह लो 2000 एडवांस। यह देख गोमती थोड़ी चिंता में पड़ जाती है और सुषमा से कहती है, पर सुषमा, जो सुहानी का बनाया अचार नरेन को पसंद ना आया तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता गोमती बहन। देखना बहुत पसंद आएगा और खूब बिकेगा। हाँ। सुषमा की बात सच ही निकलती है। सुहानी का बनाया भरवा मिर्च का अचार सबको पसंद आता है और हाथों हाथ बिक जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद नरेन खुद सुहानी से मिलने आता है और कहता है, देखिए, मुझे सुहानी जी से मिलना है। सुहानी मेरी ही बहू है। कहिए, आपको उससे क्यों मिलना है भाई? मैं सुषमा का बड़ा भाई नरेन हूँ। मुझे आपकी बहू को अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना है। यह सुनकर गोमती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत सुहानी को बुलाती है। अगर आपकी ससुराल वालों को एतराज ना हो तो मैं आपको अचार बनाने का बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। भाई, बहू के हाथ में हुनर है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे? भला हमें क्या एतराज? भाई, अगर बहू का बनाया अचार सबको इतना ही पसंद आता है तो वह अचार जरूर बनाएगी। ये लीजिए 50,000 और ऐसे ही तरह तरह का तीखा खट्टा मीठा 100 किलो अचार बना दीजिए। उस दिन के बाद तो सुहानी का तीखा खाने का शौक उसके लिए तीखे का बिजनेस ही बन जाता है। वह मिर्च से तरह तरह के अचार बनाने लगती है और उसके बनाए अचार सबको पसंद आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह अचार की खुद की दुकान कर लेती है और उसकी दुकान चल निकलती है। फिर केशव, महेश और गोमती सभी उसके काम में मदद करने लगते हैं। आशा के बड़े बेटे राहुल की शादी 3 साल पहले मीना से हो गई थी। आशा ने सोचा कि छोटे बेटे दीपक की भी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाए। दीपक और रेनू का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। बड़ी बहू गर्भवती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी रेनू पर जल्दी ही आ गई। रेनू बोली, दीदी, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर मीना ने कहा, नहीं रेनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 साल बाद बहुत इलाज के बाद मुझे ये सुख मिला है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बिस्तर से उठने को मना किया है। तो रेनू ने कहा, अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशा बोली, देखो बेटी, अब तुम्हें मीना का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में जब तुम उसका ख्याल रखोगी तो समय आने पर वह भी तुम्हारी देखभाल करेगी। समझ गई ना? मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेनू सारा काम करके लेटी ही थी कि आशा ने आवाज दी और कहा, रेनू बेटा,
मीना को मिश्री डालकर दूध और दवाई दे आना। क्या हुआ रेनू, क्यों मुंह बना रही हो? कुछ नहीं दीपक, मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। ऊपर से मम्मी जी मुझे पूरे दिन दीदी की सेवा में लगाए रखती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं रेनू, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर भाभी तुम्हारा हाथ पटाएंगी। रेनू परेशान होकर दीपक से बोली, लेकिन दीपक अभी 6 महीने और हैं और उस पर डिलीवरी रेस्ट भी होगा। रेनू, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें भी तो इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। रेनू अपनी जेठानी के पास दूध लेकर गई और उससे पूछा, दीदी और कोई काम तो नहीं है? नहीं रेनू, बस वहां से मेरी दवाई उठाकर दे दो और ये गिलास भी उठाकर ले जाना। रेनू मन ही मन बड़बड़ाती रही, जैसे मैं इनकी देवरानी न हुई, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। हाँ। एक दिन रेनू की माँ सरोज का फोन आया। सरोज बोली, कैसी है रेनू, बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई। कैसे आऊं मम्मी, पूरे दिन इतना सारा काम करना पड़ता है। क्यों, तेरी जेठानी काम नहीं करती? माँ वो गर्भवती हैं, बेड रेस्ट पर हैं। ओ, फिर तो तेरा पूरा समय काम में गुजर जाता होगा। चल, जब समय मिले आ जाना बेटी। कुछ महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो रेनू के लिए एक बच्चे का काम और बढ़ गया। मीना भी अब बच्चे के साथ व्यस्त रहने लगी। रेनू के हिस्से में अब भी काम ज्यादा ही आता था। 1 साल बीत गया। रेनू, हमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 साल हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हाँ दीपक, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दीपक ने ऑफिस जाते हुए रेनू को हॉस्पिटल छोड़ दिया, जहां सारी जांच के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बहुत दुखी हुई। वह रास्ते में सोचती रही, अगर मैंने ये बात सबको बताई तो सब लोग मीना दीदी और उनके बच्चे को ही प्यार करेंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। रेनू कुछ उदास रहने लगी। चिंता में ना तो वह ठीक से खाना खाती, ना ठीक से सोती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कमजोरी में उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। आशा बोली, रेनू, लगता है बहू कि तुम माँ बनने वाली हो। मीना ने कहा, रेनू बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे श्लोक को खेलने के लिए एक भाई या बहन मिल जाएगा। दीपक ने खुशी के मारे रेनू को गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ रेनू। अब रेनू कैसे बताए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। रेनू ने सोचा, नहीं, मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ठीक है। मुझे भी कुछ महीने थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी तो देखूं कि मुझे भी सब लोग मीना दीदी की तरह ही प्यार करेंगे या नहीं। अगले दिन रेनू सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। मीना ने उसे रसोई में देखते ही कहा, रेनू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। शुरू के दिन है ना, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। रेनू मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है दीदी, जाती हूँ। रेनू कमरे में चली गई। उसने देखा कि दीपक ने खुद ही बिस्तर उठाकर रख दिया है और अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके वह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया। रेनू ने उससे कहा, अरे आपने खुद ही सब कर लिया, मैं कर देती। अब अपने सारे काम खुद कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मीना उसका नाश्ता और खाना समय से कमरे में ही पहुंचा देती और रात में मिश्री वाला दूध देना कभी नहीं भूलती। मीना मुस्कुराते हुए पूरे दिन घर का काम करती और बचे हुए समय में रेनू के पास बैठकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में समझाती रहती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। रेनू को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, जब घर में सबको मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? सबको मुझसे इतनी उम्मीद है, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मुझे इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन आशा ने रेनू को बुलाया और कहा, रेनू, जब मीना को बच्चा नहीं हुआ था ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद श्लोक ने जन्म लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए भी मन्नत मांगी है।
जो भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों के हाथों से कुछ दान करवा दूंगी और अपने कुलदेवी के दर्शन भी करा लाऊंगी। रेनू खुद ही बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, सिर्फ एक काम से बचने और सबका प्यार पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, और मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मंदिर में जाकर आशा ने रेनू और मीना के हाथ से कंबल और पैसे बंटवाए। लेकिन रेनू जब मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रेनू बोली, हे कुलदेवी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार का प्यार पाने और काम से बचने के लिए झूठ बोला है। शायद ये इसी की सजा है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। बाहर आकर रेनू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। आशा ने पूछा, क्या हुआ रेनू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ बहू? मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे लगा आप सब लोग मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने गर्भवती होने का नाटक किया। नाराज तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि हम सिर्फ मीना से ही प्यार करते हैं? मम्मी जी, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने देखा था कि श्लोक के पैदा होने से पहले और बाद में आप सब मीना दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं मां नहीं बनी तो आप मुझसे नफरत करने लगोगे। रेनू रोने लगी। ऐसा झूठ बोलने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने की उम्मीद रखती हो रेनू? आशा ने रेनू को चुप करते हुए कहा, पागल लड़की, मन तो करता है कि एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, आज साइंस बहुत आगे आ चुका है। डॉक्टर के पास हर समस्या का हल है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीना बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं रेनू। अगले दिन रेनू, दीपक और आशा के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, अरे मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए डॉक्टर? आप अपना टेस्ट कराने आई थी ना। दरअसल मेरी गलती के कारण किसी और रेनू की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी और आपकी उनके पास। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट। तुम प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें 3रा महीना चल रहा है। झूठी गर्भवती बहू अब सचमुच में गर्भवती थी। रेनू को सबने गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारे घर का हिस्सा हो। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे ऐसा कभी मत सोचना।